नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज इलेक्शन कमीशन ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन अनाउंस कर दिए। 16 तारीख को त्रिपुरा, 16 फरवरी को और 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड के इलेक्शन अनाउंस हो गए। 2 मार्च को काउंटिंग होगी। ये तीनों पूर्वोत्तर के सुंदर राज्य हैं और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर लूं। थोड़ा आप इनकी ये जो राज्य हैं इनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ये राज्य जब देश आजाद हुआ उसके बाद काफी टाइम लगा इन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में। जैसे त्रिपुरा है, वोटर तो 28 लाख हैं, लेकिन वहां अच्छा तीनों राज्यों में 60-60 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन वहां पे 20 शेड्यूल ट्राइब की सीटें हैं रिजर्व और 10 शेड्यूल कास्ट की। उसी तरह से नागालैंड में कुल वोटर 13 लाख हैं करीब, मतलब 13 लाख 15-16 हजार होंगे, लेकिन मोटे तौर पे 13 लाख। लेकिन 60 में से 59 सीट्स शेड्यूल ट्राइब की हैं। मेघालय में करीब 21-22 लाख वोटर हैं और 60 में से 55 सीट्स शेड्यूल ट्राइब की हैं। मैं इसको इस वजह से ये एम्फेसिस कर रहा हूं कि ये वो राज्य हैं जो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, अपना एक डिफरेंट कल्चर की वजह से, और वी ऑल आर प्राउड ऑफ इट। आप इन राज्यों में चले जाइए, मतलब वो जैसे फूल के एक बाग से दूसरे बाग में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, एब्सोल्युटली चेंज, सब बदलते हैं, लेकिन इतने सुंदर और अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के साथ। मैं ये बात क्यों आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इन तीनों जगहों पे टेक्निकली बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है, मतलब एक जगह डायरेक्टली उसका चीफ मिनिस्टर है, 2 जगह वो मतलब सरकार में वो भागीदारी कर रहे हैं। बीजेपी का जो एक निशान, एक विधान, एक भाषा, हिंदुस्तान का जो ओवर एम्फेसिस होता है, मुझे कभी कभी उस चीज से खतरा लगता है, क्योंकि देश की आजादी बहुत मुश्किल से मिली है, इस सबको बांध के रखा गया है। लेकिन तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में, जिसका एक पुराना, उसका अपनी एक लैंग्वेज है, पुराना उसका इतिहास है, वहां पे जब रवि नाम के एक गवर्नर साहब को भेज के वो आर्यन वर्सेस द्रविड़ कराने की, क्योंकि बीजेपी मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी का अंडरलाइन प्रिंसिपल ही है कि फूटो और राज करो, नफरत फैलाओ और किसी तरह से वोट लाओ। तो इन राज्यों में हिंदू मुस्लिम तो चलता नहीं है। अब इन राज्यों में वो कुछ ना कुछ ऐसा तोड़फोड़ का काम करती है जिससे उनको वोट मिले। तो सबसे पहले मैं त्रिपुरा की बात कर लूं। त्रिपुरा में बीजेपी को, मतलब पिछले जो 2018 के इलेक्शन हुए उसमें जबरदस्त सफलता मिली। बीजेपी ने वहां की एक आईपीएफटी जो एक पार्टी है उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा। 51 सीट पे बीजेपी लड़ी, 9 सीट पे वो लड़ी। बीजेपी के पूर्ण बहुमत 36 जीती आउट ऑफ 60, और आईपीएफटी जो थी वो 8 सीटें जीती, पूर्ण बहुमत सरकार बनाई। लेकिन एक जरा आपको मैं एक और जानकारी दे दूं कि बीजेपी के जो टोटल वोट शेयर था वो 43.4% था, और जो सीपीआईएम जिसने एक बहुत लंबे समय तक सरकार वहां चलाई थी, उसका वो 93 से, इनफैक्ट 93 से 2018 तक सीपीएम की सरकार रही थी, उसका करीब 43% था। मतलब वो कुछ 0.% में इनके पीछे थी, लेकिन उसके 36 सीटें आई थी, इनकी 16 सीटें आई थी। बीजेपी का एक चीज और समझ लीजिए, तीनों जगह बीजेपी इसलिए प्रतिष्ठा की बात कर रही है क्योंकि बीजेपी तीनों राज्य में बीजेपी की सरकारें बोली जाती हैं, एक जगह डायरेक्ट, और जैसा मैंने आपको बताया 11 राज्य में जहां उसके चीफ मिनिस्टर हैं उसमें से एक त्रिपुरा भी है। अब यहां पे बीजेपी का 2018 से पहले परफॉर्मेंस ये था कि 2013 में उसको 1.54% वोट मिले थे, 0 सीट। 2008 में 1.49% वोट मिले थे, 0 सीट। और उसके पहले भी जो इलेक्शन हुए 2003 में जो इलेक्शन हुआ उसमें 1.3% वोट मिले थे, 0 सीट। तो बीजेपी का वहां कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं है। वो जो बीजेपी की जिस तरह से आप समझते हैं, जिस तरह से बीजेपी अपना चुनाव प्रचार करती है, क्योंकि मुझे हरदम दुख होता है जब बीजेपी ने वहां असम में एक अपना स्ट्रांग होल्ड जैसे अपना वो बिठा रखा है। हेमंत बिस्व शर्मा साहब जो कांग्रेस से तोड़ के उधर ले गई है उनको, वो उसको स्पीयर हेड करते हैं। मतलब आपने कभी सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही राज्य के बीच में गोलीबारी चल रही है, पुलिस वर्सेस पुलिस, एक दूसरे की पुलिस पे गोली चलाते हैं। ये असम मेघालय की समस्या हुई, असम मिजोरम की समस्या हुई, लेकिन ये समस्याएं होती रहती हैं। मैं त्रिपुरा की बात कर रहा था। त्रिपुरा में एक वहां पे पुरानी मांग चल रही, जैसे गोरखालैंड की आप सुनते हैं, त्रिपुरा लैंड की, वो लोकल ट्राइबल का वो इशू है, वो एक मांग चल रही है।
कांग्रेस की लास्ट टाइम जो सरकार थी वो 1988 में थी। 1988 से 1993 तक कांग्रेस की, उसके बाद 1993 में जब सीपीएम की सरकार आई और फिर वो लगातार चलती रही। यहां पे मैं एक चीज इसलिए बता दूं कि एक छोटी जानकारी है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपको कांग्रेस ने 2018 में जो लास्ट इलेक्शन था, वोट परसेंटेज 1.79% था, 0 सीट। लेकिन उसके कारण बहुत से हैं और इस समय नहीं, किसी और दिन उस पर विचार करेंगे जब केवल हम लोग त्रिपुरा पे बात करेंगे। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि यहां पे सीपीएम ने अपनी तरफ से प्रयास किया है। सीपीएम ने कहा है कि नहीं, ऑपोजिशन यूनिटी होनी चाहिए, हम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ये इनिशिएटिव किया, उनके केंद्रीय कार्यालय से भी ये हुआ है, फिर जो कांग्रेस के इंचार्ज त्रिपुरा के हैं वो उनके स्टेट हेडक्वार्टर्स में गए और ये चीज बात हो। अब इसको वहां के जो लोकल लीडरशिप बीजेपी के अनहोली अलायंस, मतलब तुम सबसे अलायंस करो तो होली अलायंस, तुम पीडीपी के मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ के सरकार चलाओ, उसको सरकार चलाने से पहले गाली देशद्रोही बोलो, सरकार चलाने के बाद देशद्रोही बोलो, और वो होली अलायंस। और बाकी कोई अगर, और वो बहुत स्पष्ट किया है। आज उनसे पूछा गया कम्युनिस्ट लोगों से कि आप ये उनके साथ क्यों, उन्होंने कहा नहीं, हमें इस देश में सेकुलर, हमें जो कॉम्युनल और फासिस्ट ताकतें हैं उनसे लड़ना है, तो हमारे लिए बाकी चीजें गौण है। और यही शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑपोजिशन की पार्टी जिस तरह की बातें कर रही हैं। एक चीज और बता दूं, यहां पे जो इनके अपने घर का जो व्यक्ति था, जो इनके पुराने चीफ मिनिस्टर थे बिप्लब कुमार देव, उनको एक नया स्टाइल बीजेपी ने और किया ना कि अगर पुराना बहुत खराब काम कर रहा है तो उसको इलेक्शन से कुछ दिन पहले उसको ड्रॉप कर दो, दूसरा ले आओ और उसकी एंटी इनकम्बेंसी ये मान लो कि उसके साथ ही चली गई। तो वहां पे मानिक साहा जी आ गए हैं। मानिक साहा जी 2016 तक कांग्रेस में थे, 2016 के बाद आए, तो वो ओरिजिनली कांग्रेस के ही व्यक्ति हैं। तो अब वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये तो हो गई त्रिपुरा की बात। त्रिपुरा के बाद नागालैंड। नागालैंड मेरे हिसाब से, मैं इन तीनों राज्यों में, नागालैंड बहुत सेंसिटिव है। नागालैंड को हम पिछले 75 साल से भी ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको, जो भी केंद्रीय सरकार है, जो भी यूनियन गवर्नमेंट है, उसको ठीक से नहीं हैंडल कर रही है। और इस सरकार ने तो और खराब किया है। इसने तो रवि साहब को बेच के जिनको इंटरलोकेटर बनाया था और उनको क्या क्या वहां समस्याएं की हैं। नागालैंड की समस्या को आपको प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है। इट इज पार्ट ऑफ योर कंट्री। जिस तरह से आप JNK, जम्मू एंड कश्मीर में मिस कर रहे हैं, जब 370 और ये हटाने के बाद भी आज 3 साल हो गए हैं, आप वहां इलेक्शन तक नहीं करा रहे हैं। और उसी तरह से नागालैंड इज ऑल्सो हाई प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। नागालैंड में एक नया एक्सपेरिमेंट है, और नया एक्सपेरिमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नागालैंड में बीजेपी के 12 MLAs हैं आउट ऑफ 60। वहां पे एक सरकार बनी है जहां पे कोई ऑपोजिशन नहीं है। 60 में से एक व्यक्ति अभी डेथ हो गई, तो 59, सारे 59 सरकार में, मतलब सारी पार्टी सरकारी पार्टी है। ये एक्सपेरिमेंट और किसी स्टेट में आपने इंडिया में नहीं देखा होगा। एवरीवन, इट इज वो बोलते हैं इट इज ऑपोजिशन लेस स्टेट। तो वहां पे NDPP जो लीड कर रही है उसके 20 MLAs हैं, बीजेपी के 12, नागा पीपल फ्रंट जो है, जो बहुत पुरानी पार्टी, उसके 25, और इंडिपेंडेंट MLA 2 हैं, और सब सरकार का पार्ट है। और वहां सबसे अच्छा आपको ये देख के लगेगा, NDPP जो है, जो लीड कर रहे हैं, जिसके चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उसके 4 मंत्री। और बीजेपी का यही होता है, जो एक आपने पुरानी कहानी सुनी थी ना कि एक बंदर आता है जो बिल्ली के उसमें रोटी उनको वो करता है, तो कैसे वो ज्यादा रोटी खुद खा जाता है। MLA 12, मंत्री 6, MLA 12, मंत्री 6, MLA 20, मंत्री 4, MLA 25, मंत्री 2। वो ये बीजेपी की टेक्निक आपको सीखनी होगी कि किस तरह से वो ये काम करती है। खैर, वहां पे भी जो नेफ्यू रियो साहब जो हैं, वो फिर जैसे वो कांग्रेसी थे त्रिपुरा वाले, वो भी कांग्रेसी हैं। 1989 में जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया तो वो कांग्रेस के MLA थे, फिर कांग्रेस में ही मंत्री रहे, और 2002 तक वो कांग्रेस में ही रहे और MLA बनते रहे, मंत्री बनते रहे। 2002 में उन्होंने रिजाइन करके नागा पीपल्स फ्रंट बनाया। और मतलब मैं ये बातें आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं कि ये कुछ वहां ऐसा नहीं है कि बीजेपी का कुछ है, लेकिन बीजेपी वो तोड़ फोड़ करके, उसमें कुछ इधर उधर करके, नफरत फैला के कहीं ना कहीं से वहां पे आ गई है। कांग्रेस 1998 से 2002 तक थी। 2002 के बाद कांग्रेस की सरकार वहां नहीं बनी है। कांग्रेस में अपनी समस्याएं हैं। कांग्रेस अपने जिस ढंग से कांग्रेस धीरे धीरे चलती है, सरकारी पार्टी जैसे करती है, वो अपनी समस्याएं हैं।
लेकिन नागालैंड का मैंने फिर, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, नागालैंड की प्रायोरिटी इस समय सबसे बड़ा यह है कि जो भी उसकी समस्याएं हैं, जो भी उनकी मांगे हैं, इट हैज टू बी रिजॉल्व। अब हम लोग आ जाए मेघालय पे। मेघालय में आपको जो पार्टी लीड कर रही है वहां की सरकार को, वो नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। ये पीए संगमा साहब के लड़के इस समय उसके चीफ मिनिस्टर भी हैं और इस पार्टी के सर्वेसर्वा भी हैं, कोनार्ड संगमा साहब। ये इनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं और इस पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि देश में 8 राष्ट्रीय पार्टी इस समय है। नवी पार्टी आम आदमी पार्टी को अभी स्टेटस मिला नहीं है, बट उसने क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुकी है फॉर वो सारे क्वालिफाई पूरे कर रही है जो एक नेशनल पार्टी की स्टेटस मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली। ये नेशनल पीपुल्स पार्टी को नेशनल पार्टी की मिली क्योंकि वो 4 राज्यों में उसके वो 4% से ज्यादा वोट होने चाहिए, वो उसको फुलफिल करती है। जब पीए संगमा साहब थे तो वो राजस्थान तक में इलेक्शन लड़े थे और फिर वो जब एनसीपी से निकल के उन्होंने इस पार्टी को बनाया था। यहां पे भी जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस यहां पे लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली थी। 60 में 21 एमएलए कांग्रेस के थे और 28.5% वोट कांग्रेस को मिले थे। एनपीपी को 20 सीटें थी और 20.6% वोट मिले थे। बीजेपी के पास 2 सीटें हैं लेकिन वोट मिले थे 9.6%। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब किसी उसमें डिटेल में जाइएगा तो वो जो एक होता नहीं है कि कैसे घुमा फिरा के अपनी सरकार बनाना, कैसे सरकार गिराना, कैसे वो करना, इसमें सिद्धांत है, इसमें कोई दो राय नहीं। पॉपुलर मैंडेट 2 सीटें 9.6% वोट, ये बीजेपी का वहां पे रहा है। तो मेघालय विल बी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मेघालय में देखें क्या होता है, क्योंकि मेघालय में बहुत सी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो अपना भागा, वहां पे जनता दल यू, समता पार्टी, एनसीपी, ये सब लोगों ने, लोक जनशक्ति पार्टी, पासवान जी की पार्टी, सब लोग वहां जा जाके अपना भाग्य आजमाए हैं। हर एक ने कभी ना कभी कोई ना कोई सीट जीती भी है। लेकिन अंत में मैं फिर से कह दूं कि ये सारे राज्य की अपनी खूबसूरती, अपनी एक डिस्टिंक्ट वो है, इसको दिल्ली से बैठ के चलाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि जब दिल्ली से बैठ के आप चलाते हैं तो आप एक राज्य का दूसरे राज्य से गोली चलवाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो एक वसुधैव कुटुंबकम कह लीजिए या एक दूसरे के साथ रहने की जो फितरत है, उसको जब आप एक ही तरह से हाँकने लगते हैं कि नहीं अब सब जगह, तमिलनाडु में आप जाके कह रहे हैं कि नहीं अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ट्राइबल उससे आ रहा है ना, वो अपने कल्चर को उसको बहुत प्रेम है और शायद उसका जो वहां पे वो धर्म से ज्यादा वहां के कल्चरल हेरिटेज के, अपने कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इसको कितना एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि ये 3 स्टेट के ऐसे इलेक्शन हैं जो मुझे लगता है कि जहां पे मोदी जी का कोई बहुत रोल ही नहीं है। ये इलेक्शन अपने स्टेट के चीजों पे लड़े जाएंगे, स्टेट वो होंगे, छोटे इलेक्शन है, छोटी जगह हैं। अब अगर 12-13 लाख का मान लीजिए टोटल वोटर हैं, 13 लाख के वोटर हैं, 60 सीटें हैं, तो मोटे अंदाज, मतलब ये मैं बहुत मोटा मोटा अंदाज ये बोल रहा हूं कि तब आपके मतलब किसी भी जगह पे 20-25 हजार के वोटर हैं, तो छोटे इलेक्शन हैं। लेकिन वहां पे मोदी जी अब कौन सा मेगा रोड शो करते हैं कि क्या शो करते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन शायद पहाड़ों में मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर शो भी एक किया जा सकता है, क्योंकि रास्ते थोड़े ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो व्हाई नॉट स्टार्ट अ न्यू थिंग कि वी कैन स्टार्ट। और इवेंट में तो बीजेपी का कोई सानी नहीं है, बहुत आगे है, बाकी सब तो बहुत पीछे, तो व्हाई नॉट हेलीकॉप्टर शो, हेलीकॉप्टर लेके जाएं, हेलीकॉप्टर हायर करें, एक के बाद एक हेलीकॉप्टर, 60 वो हैं अगर एमएलए की सीटें हैं तो 60 हेलीकॉप्टर लेके जाइए। कुछ इस तरह का अगर करेंगे तो बाकी तो सबको बता ही देगी कि इससे अच्छा इवेंट मैनेजर कोई है नहीं। लेकिन अंत में 2 मार्च का इंतजार रहेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये बिल्कुल देश को एक संदेश जाएगा कि इस 5 साल में इन राज्यों को अपनी कितनी आदत पड़ गई है केंद्र के द्वारा राह दिखा के उस राह पे चलने की। ये एक जरूर एक वो है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट की जो स्वायत्ता है, जो स्टेट को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, वो भी इस बार थोड़ा पता लगेगा इस इलेक्शन के बाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।